आप सभी का स्वागत है. You're watching Legally Speaking and this is Himadri Bansal. Today we are going to continue this series and we are going to complete strikes and lockouts. Okay? बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. Let's just start. अच्छा, स्ट्राइक क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है, पता है मतलब? नहीं पता? वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, वी आर गोइंग टू लर्न विद द हेल्प ऑफ अ केस लॉ जो तुम एग्जाम में लेके आओगे. अगर इंट्रोडक्शन में टीचर को लगेगा कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या ओपी इंट्रोडक्शन लिखा है बच्चे ने. ठीक है, देखो ये वाला केस देखो, मैनेजमेंट ऑफ इंडिया स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स वर्सेस वर्कमैन. इस केस में एक स्ट्राइक को बोला गया है. स्ट्राइक इज द सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ वर्कर्स एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन टू इम्पोज डिमांड्स. ठीक है, कि जब एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स काम करना बंद कर दे to impose certain demands, and lockout is when an employer temporarily closes a place of employment or suspension of work. ठीक है, तो स्ट्राइक एम्प्लॉय करता है एंड लॉकआउट एम्प्लॉयर करता है. ये केस याद रखना, मैनेजमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टील एंड वायर प्रोडक्ट वर्सेस वर्कमैन. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 62 पे. सेक्शन 62 कुछ कंडीशंस इम्पोज करता है. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है कि भाई स्ट्राइक तुम अपनी मर्जी से कभी भी इनिशिएट नहीं कर सकते. वर्कर्स के ऊपर भी करता है और लॉकआउट में एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी करता है, और उनको कंडीशन स्पेसिफिक बना देता है. कंडीशंस कैसे लगाता है? कुछ नोटिस पीरियड लगा देगा, स्टेटस लगा देगा ऑफ एनी ऑनगोइंग डिस्प्यूट प्रोसीडिंग्स. नाउ द कंडीशंस आर सिमिलर फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, दैट इज टू से फॉर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स. ठीक है, तो एक ध्यान से सुनोगे, आपको दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी. किसी भी वर्कर को इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर स्ट्राइक पर जाने का हक नहीं है इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गिविंग अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक. अगर उसने स्ट्राइक का नोटिस नहीं दिया है 60 डेज बिफोर स्ट्राइकिंग, 60 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ता है. नोटिस के दिए हुए 14 दिन के अंदर अंदर वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता. एक्सपायरी ऑफ द स्ट्राइक डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग. कह रहे हैं कि अगर एक्सपायरी आ जाती है उस डेट की जो आपने स्पेसिफाई की हुई है, तो फिर आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते. एंड अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग आपकी पेंडेंट है, पेंडेंट क्या कह रही है, पेंडिंग है, और 7 दिन हो गए हैं उसको कंक्लूड हुए, तो 7 दिन के अंदर अंदर आप कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते. एंड देन फॉर आर्बिट्रेशन, एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड एनआईटी, अगर इन तीनों में आपकी कोई भी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग है, पेंडिंग है, तब आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, और 60 दिन के खत्म हो जाने के बाद तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते. पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल और एनआईटी एंड 60 days आफ्टर कंक्लूजन. पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन proceedings before an arbitrator and 60 days after the conclusion. Notification has been issued under relevant section during any period in which a settlement or award is in operation in respect of any matters in that settlement. It's self-explanatory. Okay, ये मैंने इतना गंदा कर दिया, आप लोगों को नोट करना होता है ना यार, पहले ही नोट कर लिया करो. ये लो. Okay, just so you guys can note. Moving on. Restriction on lockouts. मैं एक बार पढ़ देती हूँ. It's similar only. No employer shall declare a lockout of his workers without giving a notice of lockout within 60 days. Same. 14 days of receiving such lockout notice. Expiry of the lockout date specified in the notice. During the pendency of any conciliation proceedings before a conciliation officer and 7 days after the conclusion. Same. Pendency of proceedings before a trial or tribunal or national industrial tribunal and 60 days after the conclusion. Pendency of arbitration proceedings 60 days after the conclusion, and during any time in which a settlement or award is in operation. Same only. ठीक है. सबसेक्शन 3 एग्जेम्पशन फ्रॉम नोटिसेस. कब कब आपको नोटिस नहीं देना होता है? जब आपकी स्ट्राइक और लॉकआउट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, तब आपको किसी भी तरीके का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एम्प्लॉयर को इंटीमेशन जरूर भेजनी पड़ेगी. ओके, और द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. सबसेक्शन 456 ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 64 62 सेक्शन 62. सबसेक्शन 456 नोटिस के लॉजिस्टिक्स है कि आपको किसको नोटिस भेजना है, टू हुम. ठीक है, तो उसमें वो ये है कि इन द प्रिस्क्राइब्ड पर्सन,
एंड इन विच मैनर, तो वो ही है कि इन द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो nothing conclusive is given. Deal with the logistic of delivering strike or lockout notice to the relative parties or authorities, specifying who receives the notice, in what manner, and the employer's duty to receive. अच्छा, अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी इसमें ये आ जाती है, ये एक क्लियर क्लॉज है इसमें कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि जैसे ही उसको एक नोटिस रिसीव होता है ऑफ स्ट्राइक, तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 5 दिन के अंदर अंदर बताना होता है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। सेक्शन 63, एक स्ट्राइक और और लॉकआउट इलीगल कब हो जाता है, ये बड़ा सवाल है। लेट्स जस्ट चेंज दिस कलर बिकॉज व्हाई नॉट ग्रीन। आओ जी। दिस सेक्शन डिफाइंस द प्रिसाइज कंडीशंस अंडर व्हिच अ स्ट्राइक और लॉकआउट इज कंसीडर्ड इलीगल। सबसे पहला, ग्राउंड्स ऑफ इलीगैलिटी। A strike or lockout shall deemed illegal if commenced or declared in contravention of section 62। सेक्शन 62 के किसी भी नोटिस के या फिर प्रोसीजर की अगर आपने कंप्लायंस फेल कर दी, तो फिर आपकी स्ट्राइक इलीगल मानी जाएगी। फेलिंग टू कंप्लाई विद द नोटिस और पेंडेंसी रिस्ट्रिक्शन डिटेल्ड अबव, commencement or continuation in contravention of an order made under the relevant section of the code। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एग्जिस्टिंग स्ट्राइक और लॉकआउट और एजुकेशन, इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई स्ट्राइक और लॉकआउट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और एक एप्लीकेशन फाइल हो जाती है टू द ट्रिब्यूनल और a reference to an arbitrator is filed, its continuance shall not। अच्छा देखो, मैं इसको समझाती हूँ, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स जस्ट सपोज कि आपकी स्ट्राइक चल रही है ऑन 1 जनवरी 2025, आपकी स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, पहले से ही आपकी स्ट्राइक चल रही है। इट इज डिसाइडेड कि on 2nd January 2025 कि this matter is to go to tribunal and an application is made to the tribunal, okay, और the matter has gone to the arbitrator। तो सिर्फ इस वजह से आपकी स्ट्राइक इलीगल नहीं हो जाएगी कि एक एप्लीकेशन गई है ट्रिब्यूनल के पास या आर्बिट्रेटर के पास। इट्स कंटिन्यूएंस शैल नॉट डीम्ड इलीगल प्रोवाइडेड इट वाज नॉट। अच्छा, इस पे बड़ शर्त ये है कि वो पहले से ही इलीगल ना हो, ओके, पहले से ही कॉन्ट्रावेंशन में ना हो इस कोड के। आई होप आपको इससे समझ आ गया हो। द डेट्स एंड द होल थिंग मेक्स इट अ लिटिल बिट मोर क्लियर। लेट्स जस्ट clean the slate a little bit। okay, moving on। subsection 3, consequence of an illegal act। illegal act हुआ तो फिर क्या होगा, अगर एक लॉकआउट आपने डिक्लेयर कर दिया इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक दैट शैल नॉट बी डीम्ड इलीगल। देखो भाई, एक स्ट्राइक है जो कि इलीगल है, उस स्ट्राइक के कॉन्सिक्वेंस में एक लॉकआउट हुआ तो ये लॉकआउट इलीगल नहीं होगा। इन द सेम वे वाइसा वर्सा, अगर कोई इलीगल लॉकआउट है और उसके कॉन्सिक्वेंस में एक स्ट्राइक हुई है, then this strike will not be illegal, okay। A strike declared in consequence of an illegal lockout shall not be deemed illegal। This means one illegal act triggered by other illegal act is protected and not treated as a separate illegal act, okay। section 64, prohibition of financial aid। अगर तुमने जानबूझकर पैसे दिए हैं और सपोर्ट किया है किसी इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट का, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नो पर्सन शुड डू दैट। दिस प्रिवेंट्स एक्सटर्नल और फाइनेंशियल बैकिंग फॉर इंडस्ट्रियल एक्शंस दैट वायलेट द लॉ। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। स्ट्राइक और लॉकआउट का केस इतना ही सिंपल है। केस लॉस देख लेते हैं, एक हमने ऑलरेडी कर लिया है। लेट्स जस्ट चेंज द पेन। ओके, बी आर सिंह वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि जो राइट टू स्ट्राइक है ना, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एक स्टैट्यूटरी राइट जरूर है। फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट होने की वजह से ये लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस से सब्जेक्ट है। इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ओके, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट्स सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। बी आर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नया केस, ये रोहतस इंडस्ट्री स्टाफ यूनियन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस फॉर स्ट्राइक। ये मैंने अभी ट्रेड यूनियन वाला जो 5 मिनट की वीडियो निकाली थी ना केस लॉस की, उसमें भी बताया था अभी, और ये वाला भी बताया था घेराव केस। स्टिल बता देती हूँ एक बार। इसमें क्या हुआ था कि इम्यूनिटी की बात की गई थी ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर ने बोला कि ये जो एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक की है
उसकी वजह से, और ये स्ट्राइक इलीगल थी, इस इलीगल स्ट्राइक की वजह से जो मेरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को डैमेज हुए हैं, मैं वो डैमेज क्लेम करना चाहता हूँ, मुझे उन डैमेजेस का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन के पास गई, आर्बिट्रेटर के पास गई, और आर्बिट्रेटर ने इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, however when it was challenged in the Supreme Court, this is what the Supreme Court said. Supreme Court held that an employer cannot sue a registered trade union for damages caused by a strike. तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी registered trade union को damages के लिए sue नहीं कर सकते, even if the strike is illegal. This protection is essential for the functioning of unions. इसी के साथ साथ एक और चीज इसमें होल्ड की गई थी, also established that compensation to the employer from the workers may be allowed by an arbitrator, भले ही इसको या फिर adjudicating authority अलाउ कर सकते हैं, लेकिन employer cannot sue the union directly for damages. एक केस आ जाता है इसमें, एक और घेराव केस, जय इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। घेराव क्या होता है, जगह ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, घेराव होता है जब आप अपने मैनेजमेंट ऑफिशियल्स को फिजिकली कन्फाइन कर देते हो, फिजिकली कन्फाइन कर देते हो। अगर तुमने हल्की सी भी वकालत पढ़ी है ना, तो तुम्हें पता ही है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज एन ऑफेंस। पहले आईपीसी के अंदर होता था और अब बीएनएस के अंदर होता है। तो इसमें क्या हुआ, कैलकाटा हाई कोर्ट एड्रेस द प्रैक्टिस ऑफ घेराव, फिजिकली कन्फाइनिंग मैनेजमेंट। इट हेल्ड घेराव इज इलीगल एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर इंडस्ट्रियल एक्शन। इंडस्ट्रियल एक्शन, इंडस्ट्रियल एक्शन मतलब कलेक्टिव एक्शन, जो आप बोलते हो ना कि कलेक्टिव एक्शन के रूप में जो भी ट्रेड यूनियन करता है उसको इम्यूनिटी मिलती है, तो हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एंड पुलिस शुड इंटरवीन इन द केसेस ऑफ घेराव। ओके, this was all for strikes and layout. Yeah, this was all. Thank you for watching. I'll see you until next time. If you like, please like, subscribe, press the bell icon. बहुत सारे videos निकाल रही हूँ मैं. Okay, okay, bye bye.